हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे घरों में। बेटा मैं लास्ट 2 डेज से थोड़ा सा अस्वस्थ था, कुछ प्रॉब्लम थी मेरे को बॉडी में। अब मैं ठीक हूँ, तो मैंने आपको 2 दिन से कोई वीडियो नहीं भेजा। जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे सोल्यूशंस, उसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, होमवर्क करिए। आप लोग होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हो, बहुत कम होमवर्क कर रहे हो, क्योंकि जब आप होमवर्क करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि चीज़ें आपको आ रही हैं या नहीं। और फिर मुझसे आप फ्रिक्वेंटली उतने ही क्वेश्चंस पूछिए, उतने ही आप जो है मेरे से डिस्कशन कीजिए। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन चैप्टर। द नेक्स्ट टॉपिक, solubility of gases to the liquids। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम स्टडी कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आपको सॉलिड टू लिक्विड बताया था, ठीक है। अब देखिए गैस टू लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस। बेटा आपको मैंने 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बताए थे, जिसमें 2 टाइप के सॉल्यूशंस में हेट्रोजीनियस ज्यादा होता है, इसलिए हमने उनको डिस्कार्ड कर दिया था। सो देयर आर मेनली 7 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और उन 7 टाइप्स में यू हैव टू स्टडी इन डिटेल सॉलिड टू लिक्विड, व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ गैस टू लिक्विड एंड देन लिक्विड टू लिक्विड। तो इन द गैस टू लिक्विड सॉल्यूशंस हम ये कह सकते हैं कि गैसेस भी लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं टू मेक अ होमोजेनियस मिक्सचर। कुछ हमारे पास नेचुरल एग्जांपल्स हैं, जैसे आप जानते हो इन द रिवर, ठीक है, इन द सी, इन द पॉन्ड्स, सम नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर हैव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट, दैट इज व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव। जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर उनमें ऑक्सीजन होती है, तभी कुछ एक्वेटिक एनिमल्स आराम से उनमें ब्रीथ कर सकते हैं under normal conditions. Similarly, in the cold drinks, in the aerated drinks, in the soft drinks, carbon dioxide like gases are dissolved in it. हालांकि वो डिसोल्यूशन कैसे होता है, कुछ अंडर प्रेशर भी होता है, कुछ टेम्परेचर पर भी होता है, बट कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, ये कुछ ना कुछ हद तक वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो वो हालांकि अलग डिस्कशन का टॉपिक है, देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर सॉल्युबिलिटीज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर सम एग्जांपल्स? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर, अमोनिया इन वाटर, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ गैस टू लिक्विड, ठीक है। एरिएटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आर द जनरल एग्जांपल्स व्हिच जनरली वी सी इन आवर डेली लाइफ। गर्मियाँ आ रही हैं अभी, तो चलो लॉकडाउन, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं आराम से कोल्ड ड्रिंक चला रहे होते। So these are some examples. Now the main question is this: what is the solubility of gas to liquid? कोई गैस किसी लिक्विड में जब डिसॉल्व होती है तो हम सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? आपको याद है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड? याद होने चाहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड का कंसेप्ट था द अमाउंट ऑफ सॉलिड, the amount of solid that dissolved in 100 part of the liquid to make a saturated solution at given temperature and pressure। हालांकि प्रेशर का कुछ खास फर्क नहीं होता। that particular amount of the solid is known as its solubility। saturated solution में कितना solid, किसी 100 part, उसको फिक्स करा जाता है सॉल्वेंट को। 100 part of the solvent या लिक्विड में जितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा किसी गिवन टेम्परेचर पर, that is known as its solubility। Similarly in case of gases to liquid, हमने गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो 2 चीजें यहीं पे समझ लीजिए। गैसेस यू हैव टू मेजर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और लिक्विड जिसमें डिसॉल्व करना है उसको भी वॉल्यूम में आपने मेजर करना है। लेकिन गैसेस का वॉल्यूम आपने किसी टेम्परेचर, प्रेशर पे फिक्स करना होगा, तो बेटर रहेगा हम एसटीपी और एनटीपी टर्म यूज करें। सेम डेफिनेशन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस टू लिक्विड defined as volume of the gas। क्या लेना है? Volume, not mass। Volume of the gas that dissolved in 1 ml or 1 centimeter cube per unit volume, defined as the volume of gas that dissolved in per unit volume of the liquid to get a saturated solution at given temperature and pressure। You can write here STP or NTP, ठीक है। इट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द गैस। बीटा, इट इज इक्वल टू, सपोज V is the volume of gas,
that dissolved and v is the volume of liquid. इस लिक्विड में ये गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे जो डिसॉल्व है, तो इन दोनों का रेशियो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है, ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टेकन. पर यूनिट लिक्विड के वॉल्यूम में कितनी गैस डिसॉल्व हो ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए किसी गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर, इट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. सॉरी. बट अब आप समझते हो कि क्या सभी गैसेस किसी लिक्विड में या अलग अलग गैसेस अलग अलग लिक्विड में सेम एक्सटेंट तक डिसॉल्व होंगी? नहीं. सभी गैसेस या डिफरेंट गैसेस डिफरेंट लिक्विड में डिफरेंट एक्सटेंट तक ही डिसॉल्व होंगी. हो सकता है कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन कम डिसॉल्व हो रही है. So there are some factors affecting the solubility, almost same factors as in case of solid to liquid. Factors affecting to the solubility of gas to liquids are nature of the gas and nature of the solvent, that is the liquid taken, temperature and pressure. So इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं factors affecting. So right now factors affecting, first one nature of the gas. आपको याद है factors affecting सॉलिड टू लिक्विड में भी नेचर ऑफ द सोल्यूटेंट सॉल्वेंट वर्ड यूज करा था हमने. नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द लिक्विड कैसे कह सकते हैं कोई गैस कहाँ कितनी डिसॉल्व होगी? नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड. किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इस बात पे डिपेंड जरूर करती है कि कौन सी गैस है और कौन से लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है. कंसेप्ट वही है, लाइक टू डिसॉल्व लाइक, लेकिन यहां पे मोस्टली पोलर गैसेस डिसॉल्व इन द पोलर लिक्विड. पोलर गैसेस पोलर लिक्विड्स में ज्यादा डिसॉल्व होंगी. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, ऑक्सीजन वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है. नेचर बेटा देखो, गैसेस किसी लिक्विड में तभी डिसॉल्व हो सकती है जब वो गैसेस लिक्विफाइड हो जाए, जब वो गैसेस उस लिक्विड के साथ इंटरेक्ट हो जाएं, जब वो गैसेस उस लिक्विड के साथ फिजिकल बॉन्ड्स बनाएं. मैं यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज करके दे रहा हूं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, ओनली रियल गैसेस कैन डिसॉल्व इन द लिक्विड. रियल गैसेस कैन डिसॉल्व, सिर्फ रियल गैसेस ही डिसॉल्व होती हैं. पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आइडियल गैसेस लिक्विफाइड ही नहीं होती और बेसिकली आइडियल गैसेस तो होती ही नहीं है इंट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पर. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसी गैसेस जिनके लिए वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स प्लस में पढ़ा था ज्यादा होता है, वो गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होती हैं. Those gases are more soluble in the particular liquid which have greater value of van der Waals constants. अगर किसी गैस का van der Waals constant A ज्यादा है तो उसमें इंट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे, किसी का B ज्यादा है तो उसकी साइज ज्यादा होगी, तो van der Waals फोर्सेस ज्यादा होंगे. अल्टीमेटली गैस कैन लिक्विफाइड इजीली as well as gas can be more soluble. Understand? With the help of nature you can understand कि नेचर ऑफ द गैस ही जरूरी है तभी वो किसी लिक्विड के साथ मिक्सअप होगी. इसीलिए अगर आप सोचो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो लगभग डिसॉल्व होती ही नहीं है, या इनकी सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर लिक्विड में बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये गैसेस जल्दी ना तो लिक्विफाइड हो सकती है ना किसी लिक्विड लाइक वाटर, अल्कोहल, कार्बन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इनके साथ इजीली मिक्सअप होती है. ठीक है. Hydrogen, helium, nitrogen like gases are lesser soluble, these are more soluble. Explanation can be done on the basis of their nature of gas and nature of liquid. So those gases which can be liquefied easily, which can mix up with the solvent easily, are more soluble as compared to the others. हम कह सकते हैं गैसेस ज्यादा soluble है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस कम soluble है due to their nature. Now second point is temperature. Another very important factor in case of gas to liquid solutions. बेटा टेम्परेचर का फर्क वहां पे पड़ता है
जहां पे कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद हीट रिलीज करे या हीट एब्जॉर्ब करे। Effect of temperature generally depends upon whether the dissolution process is exothermic or endothermic. And remember, for always, whenever any gas is mixed with the liquid to make a solution, this process is generally exothermic. That is, the heat of solution इज नेगेटिव। जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। अब मुझे कहने की शायद जरूरत ना हो, अगर ये एक्सोथर्मिक है और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोसेस रिवर्स होगा। अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, with the increase of temperature, solubility of gases to the liquid generally decreases. This is because of dissolution of gas in the liquid is exothermic process. अब जब प्रोसेस ही एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। सोचो आप ही, अभी आपको एग्जांपल दिया मैंने, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, मतलब पानी है आपके पास, मैंने कहा उसमें ऑक्सीजन घुली होती है। आप देखोगे नेचुरल फ्रेश वाटर में अगर आप फिश या कोई एक्वाटिक एनिमल देखो, बड़ा स्मूथली रिलैक्स्ड वे में वो मूव कर सकता है, घूम सकता है, क्योंकि उसमें इतनी ऑक्सीजन है कि वो ब्रीथ कर सकता है। बट क्या वही फिश कंफर्टेबली रह सकती है इफ वी टॉक अबाउट हॉट वाटर? नहीं, क्योंकि अगर पानी गर्म होगा तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाहर निकल चुकी होगी, अब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दैट्स व्हाई एक्वाटिक एनिमल्स फील सफोकेशन इन द हॉट वाटर एंड अल्टीमेटली मे डाई। ठीक है, सो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जनरली, रिमेंबर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर solubility of gas decreases in the liquid because the dissolution process is exothermic। ठीक है, एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी अगर आपने समझानी है मैथमेटिकली भी आप समझा सकते हो। मैथमेटिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस टू द लिक्विड कैन बी फाइंड आउट, कैन बी एक्सप्लेन बाय द इक्वेशन log S2 over S1 is equal to delta H 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T2। इस फॉर्मूले से भी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ये डिसोल्यूशन ये नेगेटिव होगा हमेशा, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा नेगेटिव में आएगा, ये लेस देन जीरो आएगा। मतलब जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ T2 greater than T1, remember S2 less than S1, these are the solubilities। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। जो मैथ्स पढ़ते हैं उसको बुझ गए होंगे। अंडरस्टैंड? सो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में कम होती है, इवन डिसॉल्व्ड गैस भी बाहर निकल आती है। बेटा यहाँ पे मैं कुछ नोट पॉइंट देना चाहूंगा। जैसे अभी मैंने नाम लिया था हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और सम इनर्ट गैसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी होती ही नहीं है लगभग, ये वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, घुलते ही नहीं है। अगर आप इनमें टेम्परेचर बढ़ाओ तो इनकी सॉल्युबिलिटी कुछ हद तक बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये डिसॉल्व ही नहीं होती, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मिक्सिंग या मिक्सअप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब ऐसे किसी सिस्टम में थोड़ी सी एंडोथर्मिक होती है, इसलिए दोज गैसेस व्हिच आर जनरली अनडिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, देयर सॉल्युबिलिटी कैन बी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ temperature, like these gases, but in general it is exothermic, so solubility decreases with the increase of temperature। Got it? अब देखो बेटा, इसमें मेन जो फैक्टर है that is the effect of pressure। What is the effect of pressure? किसी भी गैस की, किसी भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसमें प्रेशर क्या क्या रोल है, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर दूं, जब आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हो तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं।
अभी आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ रहे हो तो टेम्परेचर को दिमाग में नहीं रखना, मान के चलो टेम्परेचर फिक्स्ड है, एंड देन वी टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एक एग्जांपल लेता हूं, प्लीज ध्यान देना। मान लीजिए मेरे पास ये सील्ड कंटेनर है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा है, ठीक है, और इसमें ये लिक्विड पार्ट है। मान लीजिए मैंने ये वाटर ले रखा है और इसके ऊपर ये किसी भी गैस लाइक CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, और अभी इस मूवेबल पिस्टन में मैंने थोड़ा सा वेट रखा है, ये लेयर है, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व्ड है एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। मैंने क्या करा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी करने के लिए टेम्परेचर वही रखा, ठीक है। अब मैंने इस पिस्टन का मूवेबल था, प्रेशर बढ़ा दिया, या इस पिस्टन के ऊपर मैंने वेट बढ़ा दिए, और यहां तक इसमें पहले वाटर था और इधर CO2 थी थोड़ी सी। अब वो जो CO2 यहां थी ना, उसके मैक्सिमम पार्ट इनसाइड आ चुका है, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ गया है तो वो जो गैस है वो लिक्विड में डिफ्यूज्ड होनी शुरू हो गई, उसके अंदर मिक्सअप हो गई। और अगर आपने ये प्रेशर और बढ़ा दिया, एक ऐसे प्रेशर पे आ गए आप कि जब पूरा CO2 और वाटर या कोई भी गैस और वाटर completely mix up हो गए, then you can understand the concept. That means when we increase pressure, solubility increases. आया बेटा? Okay. Sorry for disturbance, ग्यारह पता ही है आपको, ठीक है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यही है हेनरीज लॉ। यही है हेनरीज लॉ। सो व्हाट इज द हेनरी लॉ? According to Henry's law, solubility of the gas dissolved in a particular liquid is found to be directly proportional to the pressure. Or when we apply pressure, solubility of gas increases at a given temperature. Graphically, you can say कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो व्हाट इज द हेनरी लॉ? आप समझ गए होंगे। तो हेनरी लॉ की स्टेटमेंट बनेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, solubility of gas increases. Solubility we are talking about in terms of mass, amount. हालांकि आप solubility mass के टर्म में भी ले सकते हो, मोलैरिटी के टर्म में भी ले सकते हो, और मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी ले सकते हो। These are the units of concentration. So solubility of gas increases, or solubility of gas is directly proportional to the pressure of the gas applied at given temperature. किसी गिवन टेम्परेचर पर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। If we express solubility in terms of mass, then it is found to be directly proportional to pressure. When you remove this proportionality sign, you get some constant. Remember, it is known as proportionality constant. This is the proportionality constant. Don't say it's the Henry constant. And its value depends upon nature of gas, nature of liquid, and temperature. इन तीन चीजों पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। This is the Henry law.
बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया और इन्होंने कहा कि जब कभी आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, कि लिक्विड तो ऑब्वियसली वोलेटाइल होगा, उस केस में आप सॉल्युबिलिटी को ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, उसको ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और प्रेशर को ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय डाल्टन। अकॉर्डिंग टू हिम, solubility of gas in terms of mole fraction is found to be directly proportional to the partial pressure of the gas in the liquid gas mixture at given temperature। किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, या जिस किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड गैस मिक्सचर में ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड गैस मिक्सचर। और यहां पे बेटा अगर आप प्रोपोर्शनलिटी डालते हो, देन दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट। इसे हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। और यहां से दिस इज द हेनरी कांस्टेंट। अगर कभी आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब है गैस और लिक्विड। कई बार गैस की सॉल्युबिलिटी जब कम होती है तो गैस के मोल्स के कंपैरिजन में लिक्विड के मोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो लिक्विड के मोल्स के कंपैरिजन में गैस के मोल्स निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में हेल्प मिल जाती है। ये जो बेटा KH है जिसे हमने हेनरी कांस्टेंट कहा है, दिस कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड टेकन एंड टेम्परेचर। मेनली इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का ही फंक्शन है। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑन हेनरी कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का हेनरी कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्लियरली देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। यहां से अगर मैं निकालूं KH इक्वल टू PA/X, हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा। सो रिमेंबर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें और किसी भी गैस के हेनरी कांस्टेंट की बात करें, इट इज फिक्स्ड फॉर द ईच गैस, हेनरी कांस्टेंट इज फिक्स्ड फॉर द ईच गैस एट गिवन टेम्परेचर, बट विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, रिमेंबर, हेनरी कांस्टेंट डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इस पे बेटा न्यूमेरिकल्स निकलेंगे, लेकिन ये जो हेनरी लॉ है ये बाकी लॉज की तरह ध्यान रखना, ये तभी एप्लीकेबल है जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही हो, ना कि रिएक्ट हो रही हो। अगर गैस रिएक्ट कर गई फिर तो वो सॉल्यूशन ही नहीं बना। समझ गए? इसलिए हेनरी लॉ की लिमिटेशन है वो यही है कि गैस लिक्विड रिएक्ट नहीं करने चाहिए, रिएक्ट करके फिर सॉल्यूशन नहीं कहा रहे। प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर इज नॉट टू हाई, ठीक है, प्रेशर इतना ज्यादा ना हो कि गैस और लिक्विड हमेशा के लिए कंबाइंड हो जाए। और ध्यान रखना कि गैस किसी भी लिक्विड में शुड नॉट बी आयोनाइज और शुड नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट। गैस किसी लिक्विड के साथ ऐसी होनी चाहिए कि ना तो आयनाइज्ड हो, ना डिसोसिएट हो, ना एसोसिएट हो, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये लॉ फेल है। सो जनरली ये चीजें तो पॉसिबल है नहीं कि ये ना हो पाए, इसलिए हम जनरल कंसेप्ट में हेनरी लॉ कहीं पे भी लगा देते हैं, ठीक है, बट दीज आर द आइडियल कंडीशंस। बेटा हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, वो एप्लीकेशंस क्या हैं उन पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। यू कैन रीड ऑल दीज एप्लीकेशंस। मैं आपको जस्ट समझाता हूं कि इन केस ऑफ
मान लीजिए आपसे कहा गया कि हेनरीज लॉ के आप कुछ एप्लीकेशंस लिखिए। तो पहला एप्लीकेशन तो इनका बनता है माउंटेन क्लाइंबर्स के केस में। आपने देखा है, सुना होगा, तो इतने दिन से आप पढ़ रहे हो कि जब कभी कोई हाइट पे जाता है, हायर एल्टीट्यूड सिकनेस आती है, हाइट पे जाता है, तो जब बहुत हाइट पे जाता है, जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पे जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद उसको स्टार्ट हो जाती है सफोकेशन, उसको ऑक्सीजन स्टारवेस्टनेस आ जाती है, मतलब स्टार्वेशन अकर कर जाती है, उसे लगता है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हायर एल्टीट्यूड या हाइट क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। वजह क्या है? जैसे जैसे हाइट पे चढ़ते जाएंगे ऊपर डेंसिटी कम होती जा रही है, प्रेशर कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है, तो जो ब्रीथिंग टेंडेंसी है, जो ऑक्सीजन वो ब्रीथ कर रहे हैं, अभी तो हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, बट अगर प्रेशर कम होगा तो हमने वही ऑक्सीजन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। और जो खासतौर से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के मरीज हैं, उनको तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है, तो वहाँ पे एक नॉर्मल प्रेशर का गैस सिलेंडर लेके चलते हैं, मास्क लगा लेते हैं, उनको फील ही नहीं होता कि बाहर गैस का प्रेशर कम हो गया। सो हायर एल्टीट्यूड सिकनेस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेनरीज लॉ। सिमिलरली डीप सी डाइवर्स, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के नीचे जाते हैं, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ रिवर्स केस है। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, तो जो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं अंडर प्रेशर वो ऑक्सीजन ब्लड में ज़्यादा डिजोल्व होती है, वो ब्रीथ करते हैं तो डिजोल्यूशन बढ़ने लगता है, ठीक है। एक्चुअली वो वहाँ पे नॉर्मल एयर लेके नहीं जाते। नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको पता है। जब अंडर डेप्थ जाते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी ब्लड में घुलनी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा घुल जाती है। जब वही बंदा बाहर आता है तो ऑक्सीजन तो कंज्यूम होगी, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के तो कंज्यूम होगी, नाइट्रोजन जो डिजोल्व थी वो कंज्यूम तो हुई नहीं। जैसे ही बंदा सरफेस पे आता है प्रेशर कम हुआ तो डिजोल्व नाइट्रोजन बाहर निकलने लगती है, तो कई बार नाक, कान और मुंह से ब्लड आने लगता है। दैट सिचुएशन इज नोन एज बैंड्स जनरेट हो जाते हैं और कई बार बंदे की डेथ भी हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए जो बंदा डेप्थ में जाता है, डीप सी डाइवर्स होते हैं, वो नॉर्मल एयर नहीं लेके जाते, उस एयर में कुछ हीलियम परसेंटेज मिक्स कर लेते हैं। हीलियम बीइंग इनर्ट गैस, इट इज लेसर सॉल्युबल इवन एट हाई प्रेशर, तो वो डेप्थ में जाके ऊपर आ भी जाते हैं और हीलियम डिसॉल्व ज़्यादा नहीं हो पाती। इवन हीलियम के एडिशन से नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। दैट कैन अवॉइड द सिचुएशन ऑफ बैंड्स, ठीक है। एक इसका एप्लीकेशन है इन द कोल्ड बेवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। आप देखते हो कि कोल्ड ड्रिंक्स या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व है तो ये अंडर प्रेशर डिजोल्व होती है। कई बार आप बहुत चिल्ड कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं, एकदम से CO2 बाहर निकल आती है क्योंकि वो अंडर प्रेशर डिजोल्व है, ठीक है। अगर प्रेशर कम होगा रेजोल्यूशन उसका कम हो जाएगा, और आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक में जो टेस्ट है वो CO2 का ही होता है, तो फिर आपको टेस्टलेस लगेगी। कभी आपने ट्राई करा है कि आप कोका कोला या पेप्सी को गर्म पियो, आपको टेस्ट ही नहीं मिलना क्योंकि उसमें जो CO2 है वो बाहर निकल चुकी होगी। इट इज अंडर प्रेशर डिजोल्व एट लो टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी ड्रिंक कोल्ड and it is stored at high pressure. These are some situations जो mountaineers होते हैं, they feel high altitude sickness. High altitude sickness is also known as anoxia, ठीक है। deep sea divers they suffer by bands, that's why to avoid bands they do not carry normal air with the gas cylinders, they carry oxygen, nitrogen mixed with helium. That's why they reduce this mixture reduce the solubility of nitrogen to avoid the situation of bands and in case of cold beverage. So these are some examples, okay. Try to some numericals on the basis of this formula. Partial pressure is found to be by this is the solubility of gas in terms of mole fraction, this is the corresponding partial pressure and this is the Henry constant. Henry constant की जो यूनिट है बेटा, इससे ये जो यूनिट लेस होता है इसलिए इसकी यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में अगर KH एटमॉस्फेयर में दिया है तो ये फॉर्मूला लगा लेना, एटमॉस्फेयर इनवर्स में दिया है तो इसको इधर रख करके लगा लेना, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, इनको थोड़ा सा ट्राई करिए और बुक के कुछ 4-6 पेजेस हैं, प्लीज रीड करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मैं कल भेजूंगा।
और तब तक आप इसको रीड कर डालो और पुराना एक बार वॉच कर लेना ताकि आपको रिवाइज्ड हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।